हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है और इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सर्वे होता क्या है, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। अब से हम कोशिश ये करेंगे कि आपको रेगुलरली अच्छा कंटेंट मिलता रहे और कल रात को 9 बजे बजट का एनालिसिस होगा, विच इज द 1st of February। वी विल बी डूइंग बजट एनालिसिस लाइव विद ऑल ऑफ यू। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में वित्त मंत्री ने क्या क्या इंक्लूजन्स करे हैं और उसकी वजह से हम बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट। तो सबसे पहली चीज है कि सर्वे होता क्या है। What exactly is economic survey? जो भी भारत की अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस रही है, whatever has been the performance of Indian economy, so performance of Indian economy in the previous financial year, I repeat, performance of Indian economy in the previous year, यानी कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी परफॉर्मेंस रही, इस पे एक नजर डालता है ये डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे। और इसके बेसिस पे जो आने वाला साल है यानी कि 2025, इसमें भारत की इकोनॉमी में हम किस तरीके का बेनिफिट या एडवांटेज या डेवलपमेंट देखते हैं, वो चीज हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या कहती है, आइए देखें। इट इज द फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है हमें पिछले साल की परफॉर्मेंस और उसके बेसिस पे लगाया गया अनुमान कि आने वाले टाइम पर क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री इन द पास्ट ईयर, एंड प्रोवाइड्स एन आउटलाइन फॉर द ईयर अहेड। आने वाले साल के लिए बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इंक्रीजिंगली इट हैज ऑल्सो बिकम अ फोरम फॉर एनालिसिस एंड रिसर्च ऑन द इकोनॉमी। जाहिर सी बात है, किसी भी इकोनॉमी पे रिसर्च तब हो सकती है अगर आपके पास आर्थिक आंकड़े यानी कि इकोनॉमिक फैक्ट्स और फिगर्स हो प्रीवियस ईयर्स के। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, उन स्कीम्स के बेसिस पे आने वाले टाइम में किस तरह के हम डेवलपमेंट्स देखते हैं, वो चीजें यहां पर बताई जाती है। दैट इज समथिंग विच इज रिवील्ड ओवर हियर, एंड हेंस ऑल्सो इट इज अ सोर्स ऑफ पॉलिसी आइडियाज कि आने वाली पॉलिसी किस तरीके से बनेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हर साल ऐसा हो रहा है कि सर्वे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और इस पे एनालिसिस है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में हुआ है। और पार्ट बी एड्रेसेस सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज सच एज एजुकेशन, पॉवर्टी एंड अदर इश्यूज, हेल्थ एटसेट्रा। ये सब चीजें जो है बताई जाती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं आर्थिक हाइलाइट्स, इकोनॉमिक हाइलाइट्स पे, जो कि सर्वे बताता है। भारत की जीडीपी एक बहुत अच्छे स्तर पे परफॉर्म करी है, यानी कि भारत की जीडीपी कोविड के बाद बहुत मैसिवली बाउंस बैक करी है। टप्पा खा के जब बॉल ऊपर जाती है तो भारत की जीडीपी सारे देशों में सबसे ज्यादा ग्रो करी है। इट हैज ग्रोन एट अ मैसिव रेट। पिछले साल का जो आंकड़ा था वो ये था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3 से 7.5% के बीच थी, 7.3 टू 7.5%। और इस साल का आंकड़ा जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% रहेगी। 6.9% की जीडीपी ग्रोथ का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में हमारी जीडीपी ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले कई ज्यादा है। मतलब बड़े से बड़े देश, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन सारे देशों में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ भारत रजिस्टर कर रहा है। और यही सिचुएशन लास्ट ईयर भी थी। तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म, रिमेन रोबस्ट, यानी कि ऐसी ही रहेगी, ड्रिवन बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स भारत सरकार करने की सोच रही है, उसमें से कुछ चीजें भारत सरकार ने पिछले साल करी है। जैसे कि एजुकेशन में बहुत मैसिव चेंजेस हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। लेबर लॉज में बहुत चेंजेस हुए हैं, लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं। उसके सिवा हेल्थ में कई सारे बेनिफिट्स और चीजें पहुंचाई गई हैं लोगों तक। पोस्ट कोविड की रिकवरी के बाद हेल्थ में जो है एलोकेशन टू जीडीपी बढ़ा है। और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो थ्रू आउट काम कर रही है। इन सबको आप स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं।
and digital transformation. IMF projects India's GDP at $5 trillion by financial year 2028. यानी कि और 3 साल, सिर्फ 3 साल में भारत की जीडीपी 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्लेम है कि हम यहां पे फाइनेंशियल ईयर 2028 में 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे और फाइनेंशियल ईयर 30 तक हम 6.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का आंकड़ा पार करेंगे। फिस्कल प्रूडेंस यानी कि फाइनेंशियली हमें सेंसिबली काम करना चाहिए, बात सही है। एंड अ स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी बनाने वाली 2 एजेंसीज होती है। एक होती है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक उस देश का, हमारे देश का है आरबीआई, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। और जो सरकार होती है वो फिस्कल पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी 2 पॉलिसीज हैं जिसके जरिए आप अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हो और पूरे देश में ग्रोथ और इन्फ्लेशन 2 चीजों को मैनेज कर सकते हो। इसी चीज को प्रूडेंस या सेंसिबिलिटी कहा जा रहा है। विद एफर्ट्स टू डीरेगुलेट इंडस्ट्रीज एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब और लगेगा तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट जो है 6.3 से 6.8% तक पहुंचने की संभावना है। इसमें जो है उछाल देखा जाएगा सारे ही सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में उछाल देखा जाएगा। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इन तीनों इंडस्ट्रीज में बाकी दोनों सेक्टर्स यानी पहले 2 सेक्टर्स प्राइमरी और सेकेंडरी में पिछले 10 साल में काफी अच्छा ग्रोथ देखा गया है। पूरे जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में एग्रीकल्चर का और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है, परफॉर्मिंग वेल एज पर नेशनल इनकम। तो ये चीज कैसे हो पाई है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट इन 2 सेक्टर्स में काफी हद तक अच्छा रहा है। एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी तमाम स्कीमें लॉन्च करी हैं, ये तो एक बेनिफिट है। और उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पुश देने के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट काफी हद तक बढ़ाया है। वो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट जो है उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा है, आइए देखते हैं। डेटा शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड इन रीसेंट ईयर्स। इसके मैंने आप लोगों के लिए आंकड़े यहां पे इंक्लूड करे हैं क्योंकि सर्वे में ये आंकड़े बिल्कुल हाईलाइट करे हुए हैं अलग से। केपेक्स रोज सिग्निफिकेंटली विद द फोकस ऑन ट्रांसपोर्ट यानी कि हाईवे, एक्सप्रेसवे, रोड्स, स्टेट हाईवेज, हर तरह की रोड, चाहे वो बॉर्डर रोड हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, किसी भी तरह की रोड हो। लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट में ही आता है, इसमें तो आपका रेलवेज भी आ जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन भी आ जाएंगी, और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब पे खर्चा किया गया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा ग्रू एट 38%। ये बहुत मैसिव एलोकेशन है। आपको सिर्फ एक फटाफट एक क्विक फैक्ट बताता हूं। बजट 2024 का जब आया था, जब सरकार ने दोबारा ओथ ली थी, 3rd टर्म का जो बजट था, उसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एलोकेट किया गया था वो था 1,11,000 करोड़। 1,11,000 करोड़ का एलोकेशन था सिर्फ और सिर्फ इस बजट में, जो कि आप खुद देख सकते हैं जुलाई से लेकर अभी तक का टाइम में हार्डली 6 महीने में 1,11,000 करोड़ का एलोकेशन था, विच वॉज वेरी हाई। National Infrastructure Pipeline tracks over 9,700 projects across 37 subsectors, aiming for 111 lakh करोड़ इन्वेस्टमेंट। 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एनआईपी में। एनआईपी में सारी चीजों हर टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो रोड्स हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, इनलैंड वाटरवे हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये सारे के सारे एलोकेशंस एनआईपी में है। अब 1,11,000 करोड़ का एलोकेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल पहले कर दिया था, लेकिन ये खर्च होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। धीरे धीरे इस पे एलोकेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन हुआ है, हम इतने गीगावाट यानी तकरीबन 210 गीगावाट पे पहुंच चुके हैं, इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है। प्रसाद एंड स्वदेश दर्शन स्कीम्स हैव फंडेड ओवर 700 करोड़ इन प्रोजेक्ट्स बूस्टिंग डोमेस्टिक ट्रैवल। तो इसकी वजह से देखिए ट्रैवल इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, इवन दैट इज इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के आंकड़े कि पूरे जीडीपी का कितना फीसदी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ खर्च किया है।
तो केपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2020-21 में 2.1% था, 2021-22 में 2.5% था, 2022-23 में 2.7% था और पिछले साल 3.2% था। इस साल यह आंकड़ा 3.5% से ऊपर होने की संभावना है। मैं आपको यह बता दूं कि 2020-21 में भारत की जो जीडीपी थी वो तकरीबन 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स थी। तो 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स का 2.1% था। आज की डेट में भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है। तो 4 ट्रिलियन डॉलर का 3.5% एलोकेशन है। जीडीपी बड़ी है और परसेंटेज भी बड़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। यानी कि ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही कोई भी देश बढ़ता है। एनी कंट्री ग्रोज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस चीज को आप ध्यान रखें, प्लीज रिमेंबर दिस। तो केपेक्स के बारे में हमने बात करी। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन। इन देखिए, ये एक डायकोटमी है, ये एक आयरनी है, ये एक अकिलीज हील है कि आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, जितनी हाई रेट पे आप ग्रो करोगे, उतना ही ज्यादा आप इन्फ्लेशन फेस करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इकोनॉमी ग्रो बहुत बढ़िया करे और इन्फ्लेशन कम से कम हो। अगर ग्रोथ है तो उसका मतलब लोग अच्छा कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा है। अगर लोगों के हाथ में पैसा है तो वो खर्च करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो रिटेल इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डाउन फ्रॉम 5.4% टू 4.9%। ये क्यों डाउन है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। 5.4% पिछले साल का था, 2023-24। इस दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ वाज 7.4%। 7.4% की जीडीपी ग्रोथ थी। और इस साल, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है वो तकरीबन 6.8 से 6.9% है। इसलिए इन्फ्लेशन भी कम हो गया। ग्रोथ आधे % से कम हुई, इन्फ्लेशन भी आप देख लीजिए एग्जैक्टली आधे % से कम हुआ है। उसके बाद आते हैं भारत की सर्विसेज पे। बहुत जरूरी चीज है। एक टर्म तो आपने सुनी होगी, इस टर्म को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। जब ट्रेड डेफिसिट की बात होती है तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह होता है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हैं। इंपोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है, इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है, इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ता है, तो आउटगोइंग फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन इनकमिंग फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट से कमाई होती है, तो इनकमिंग फॉरेन एक्सचेंज कम है, आउटगोइंग ज्यादा है, जिसकी वजह से एक नुकसान होता है। तो भारत का हमेशा से मर्केंडाइज यानी कि गुड्स को लेके ट्रेड डेफिसिट रहा है, लॉस रहा है। लेकिन इस ट्रेड डेफिसिट यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के लॉस को हमेशा जो भरा जाता है या पूरा करा जाता है, वो करा जाता है सर्विस के एक्सपोर्ट से। तो services exports have always balanced merchandise exports. They have been robust, propelling the country to secure 7th largest share in the global market. Global services के एक्सपोर्ट में 7वां आंकड़ा जो है सर्विसेज का हासिल होता है। ये चीज यहां पर आती है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंडिया इतनी भारी मात्रा में सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब बाहरी देशों को भारतीय सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तभी हम इन्हें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। आइए एक नजर डालते हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे, जो कि एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हैं। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट्स हैव हेल्प्ड इन ऑफसेटिंग ट्रेड डेफिसिट, जो मैंने आपको अभी बात बताई। एफडीआई इनफ्लोज रीच्ड 55 बिलियन पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर तक, तकरीबन 7 महीने में, 8 महीने में, रिफ्लेक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब ट्रंप के आ जाने के बाद हमें यह देखना है कि क्या ये आंकड़े यहां से और बढ़ते हैं या स्टेबल रहते हैं। Service exports from India have shown a multi-sectoral presence in global exports. Notable contributions across several sectors, हर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है। भारत का शेयर ग्लोबल सर्विसेज में जो है वो डबल से ज्यादा हुआ है। तो 4.3% था, 1.9% था और अब 4.5% पहुंच गया है तकरीबन 18 सालों में। इट हैज इंक्रीज्ड। तो ये चीज है, एक्सटर्नल सेक्टर में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब सबसे जरूरी चीज पर नजर डालते हैं, रोजगार। भारत में बेरोजगार बहुत हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। बोलते तो आप बहुत हो, करते कुछ नहीं हो। तो क्या आंकड़े कहते हैं, व्हाट डू द फैक्ट्स स्टेट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन इस वक्त सबसे ज्यादा, वर्किंग एज पॉपुलेशन में ही सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। मतलब
जितने लोग 18 टू 34 के बीच में हैं, 18 वर्ष की आयु से 34 वर्ष की आयु के बीच में है, यह जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और अगर हम इस पूरी जनसंख्या में 18 टू 55 को इंक्लूड करें, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम दिया जाता है, क्योंकि एक ऐसी डेमोग्राफी होती है, यानी ऐसी पॉपुलेशन होती है जो कि काम करती है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। सो इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इट इज ग्रोइंग प्रेजेंटिंग दिस फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स एंड द राइज ऑफ गिग एंड डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। गिग इकोनॉमी आजकल आ गई है कोविड के बाद, गिग यानी कॉन्ट्रैक्चुअल इकोनॉमी, और डिजिटल इकोनॉमी ने क्रिएट करा है नए एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज कि ऑनलाइन आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बैठे बैठे, और अगर आपने सही तरीके से स्किल्स हासिल करें तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। मैं आपको तहे दिल से बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे स्किल्स डेवलप करें तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन अचीव अ लॉट इन लाइफ। स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए भारत सरकार की कुछ योजनाएं, पीएम कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसके साथ आपको यह भी बताते हैं, इन केस आप स्किल डेवलपमेंट के लिए यहां पर रजिस्टर करते हैं तो आपको एक स्टाइपेंड भी पे करा जाता है। अरे भाई, सीखने का स्टाइपेंड मिल रहा है, कर लो रजिस्टर, डू रजिस्टर फॉर इट। सो दिस इज समथिंग विच इज गुड। तो देखते हैं भारत सरकार के खर्चे क्या हैं वेलफेयर स्कीम्स पे। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज फ्रॉम 23.3% टू 26.2% सोशल सर्विसेज पे यानी वेलफेयर पे। एसएससी आउटले ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वाज 14.8 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21, और ये जो है 25.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है या आएगा कल के बजट में, ऐसा भारत सरकार का अनुमान है। तो इन सारी की सारी चीजों की वजह से जब आप सोशल सर्विसेज वेलफेयर पे पैसा खर्च करते हो तो होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। जब भी वेलफेयर पे पैसा खर्च करा जाता है तो आप एक तरीके से जो लोअर रंग ऑफ सोसाइटी है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, इनको हेल्प करके पैरिटी पे लाने की कोशिश करते हो, मतलब इनको एक लेवल पे लाके खड़ा करने की कोशिश करते हो। इसकी वजह से इनइक्वालिटी कम होती है। यू ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में जिनी कोफिशिएंट कहा जाता है। तो जिनी कोफिशिएंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि किसी भी देश में इनइक्वालिटी कितनी है। तो जिनी कोफिशिएंट शून्य के जितने पास होती है उतनी ही इनइक्वालिटी कम होती है। तो जिनी कोफिशिएंट इक्वेट्स पॉपुलेशन विद नेशनल इनकम, इसके साथ इक्वेट किया जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि भारत सरकार ने सोशल सर्विसेज पे यानी वेलफेयर पे ज्यादा खर्च किया, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग जो बीपीएल है या थोड़ा बहुत एपीएल है, उन पे खर्चा होता है, तो उन लोगों को अपलिफ्ट करता है, जिससे कि जो ऊपर वाले लोग हैं उनके एटलीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ऐसी हो कि यहां पे बेसिक चीजें लैकिंग ना हो, तो इनइक्वालिटी कम होती है। ऑब्वियसली आप इनको लाके अमीर लोगों के बराबर तो खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इनको वो बेसिक्स की फैसिलिटीज दे सकते हो जिससे ये आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सके। Increase the consumption of rural household, this reduced inequality. So Gini coefficient है, rural areas declined to 0.237। ये बहुत अच्छी बात है कि डिक्लाइन करा है, मतलब इनइक्वालिटी से क्वालिटी की तरफ आ रहे हैं। 2023-24 पे 2.66 से 2.37 आया है। एंड इन अर्बन एरियाज इट फेल टू 0.284 फ्रॉम 0.314। अर्बन एरियाज में इनइक्वालिटी ज्यादा कम हुई है। गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल इज नाउ नैरोइंग, ये कम हो रहा है। और आखिरी आंकड़ा जो सबसे जरूरी होता है यह है सरकार का नुकसान। भारत सरकार का नुकसान फिस्कल डेफिसिट के मामले में नापा जाता है। यह एक मीट्रिक होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे खर्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारी आमदनी से इक्वेट करता है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। याद रखिए, इन रिसीट्स में बोरोइंग्स यानी किसी भी तरह का लोन नहीं आता है। फिस्कल डेफिसिट को मेजर करा जाता है जीडीपी के परसेंटेज में। तो 2020-21 में 9.2% फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया था। यह एक एक्सेप्शनल ईयर माना जाएगा क्योंकि यह कोविड वाला साल था। इस साल भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के चलते खूब ज्यादा खर्चा करा था, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया 9.2%। यह फिस्कल डेफिसिट जो है अगले साल 6.7% आया। यह भी ज्यादा ही है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में काफी गिरा है। फिर यह 6.4% आया, फिर 5.6% आया, और अगले साल ये अंडर 5% आने की संभावना है।
यानी 2025-26 में ये 5% से नीचे आ जाएगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लॉसेस को भी नैरो कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े भी हमको सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज गुड न्यूज कि फिस्कल डेफिसिट भी अच्छी तरीके से एक्ट कर रही है। अब आखिरी जो चीज है वो है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स जो कि इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से जो ड्रॉप आउट रेट कोविड में हो गया था वो ड्रॉप आउट रेट काफी हद तक कम हुआ है। तो इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्व्स 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस 14.72 लाख स्कूल्स विद 98 लाख टीचर्स। तकरीबन 1 करोड़ टीचर, 14.5 लाख स्कूल्स और 25 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो तकरीबन 70% है ऑफ एंड आर एनरोल्ड 50% ऑफ दी टोटल स्टूडेंट्स। तो 69% जो है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उसमें 50% टोटल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता है। मतलब 50-50 है, 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, 50% प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। सर्वे हाइलाइट्स दैट एनईपी 2020, यही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, एम्स फॉर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। बहुत अच्छी बात है, 2030 तक हम इस आंकड़े पे पहुंचेंगे। जीईआर इज नियर यूनिवर्सल द प्राइमरी विच इज 93%। प्राइमरी के आसपास ये पहुंच जाएगा। तो सर्वे ने यह देखा है कि ड्रॉप आउट रेट काफी हद तक कम हुआ है। 1.9% प्राइमरी में है, 5.2 अपर प्राइमरी में है, 14% सेकेंडरी में है, विच इज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स। हमने अलग अलग सेक्टर्स पे यहां पे ध्यान दिया है और इन सेक्टर्स के जरिए मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी है कि क्या हमारा परफॉर्मेंस मोटे मोटे एरियाज में रहा। अब हम बजट को एनालाइज करेंगे कल रात 9 बजे। स्टे ट्यून्ड फॉर द बजट एनालिसिस। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक